हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ईडी के निदेशक राहुल नवीन ने कहा कि एजेंसियां जो हैं वो अब विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत में कानून के उल्लंघन से जुड़े मामलों पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित करेंगी और साथ ही इस बाबत और तेजी से कार्रवाई करेंगी। एजेंसी के स्थापना दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में राहुल नवीन ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि इस साल ईडी जिस क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने का इरादा रखता है वह फेमा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा जांचे गए मनी लॉन्ड्रिंग के 1700 से भी अधिक मामले वर्तमान में सुनवाई के कार्य में जो है वो चरण में है और अदालतों में देरी के लिए देश में न्याय प्रणाली में सामान्य देरी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वह एजेंसी की भी भावी प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालते हुए निर्देशक ने कहा कि ईडी को केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विनियमनों और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए फेमा को लागू करने का काम सौंपा गया है। इसमें सीमा पार में वित्तीय लेन देन को विनियमित करने के उद्देश्य से नियम और निर्देश और परिपत्र जो हैं वो शामिल हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि ईडी इस बार जो है वो फेमा पर ध्यान देने वाली है और पूरी मुद्रा पर ध्यान दिया जाएगा। धन्यवाद अंकिता जी। सबसे पहले मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए और अपने विचार रखने के लिए यहाँ पे मैं आपको बताते चलूं कि खास तौर से देखिए, ईडी वो डिपार्टमेंट है इस देश का जो 2014 से पहले, जैसे आप दिल्ली शहर के अंदर अगर आप रहते हैं तो कई सारी ऐसी इमारतें हैं जिस पर सरकारी बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन आपको वाकई नहीं पता होगा कि आखिरकार यहाँ काम क्या होता है। जैसे भाई कई सारे विभाग बनाए गए हैं, क्योंकि कई सारे विभाग ऐसे हैं जो कांग्रेस सत्ता में और जो सत्ता में रहा, चाहे वो जनता दल की कभी सरकार रही हो, कभी इससे पहले अंग्रेजों की जब हुकूमत हुआ करती थी, तो जो उस समय के नियम कानून व्यवस्थाएं थी वो आज भी हमारे देश में काबिज है। ईडी भी कांग्रेस के राज में बनाई गई एक ऐसी संस्था थी जिसका काम क्या था, ये स्वयं में उस डिपार्टमेंट के लोगों को समझ में नहीं आता था। बस उसके एक टूल की तरह से इस्तेमाल तो किया जाता था, लेकिन उसका इस्तेमाल भी तो जैसे हम कह रहे हैं कि उसको चाकू तो बनाया गया था। चाकू किस लिए बनाया गया था, हथियार किस लिए बनाया गया था कि जो करप्टेड लोग हैं, जो फाइनेंशियल करप्टेड लोग हैं, उनके ऊपर उसको काटने के लिए। लेकिन उस चाकू में धार ही नहीं थी, उस हथियार में धार नहीं थी, या हम कह सकते हैं कि उस बंदूक में गोलियां नहीं थी। 2014 के बाद से जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की सत्ता को संभाला और इस देश की बागडोर दोबारा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, और खास तौर से क्योंकि ये डिपार्टमेंट आता तो वित्त विभाग में है, लेकिन इसका सीधा जो देखरेख है वो प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से उसको पूरा देखा जाता है और इसकी डे टू डे जो रिपोर्टिंग होती है वो भी प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित लोगों के द्वारा होती है और कई बार स्वयं प्रधानमंत्री भी इसका आकलन करता है। देखिए, ये इसको हमारा देश में, जब आपने आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति में जो सबसे बड़ी जो जरूरत होती है वो होती है कि रेवेन्यू की, और खास तौर से आर्थिक जो दंड जिसको कहते हैं, ये बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन है। इसके ऊपर तो हमारा आधा बुलेटिन भी इसमें बहुत कम पड़ेगा, आधे घंटे का ये बुलेटिन है। लेकिन मैं आपको बताते चलूं 4-5 जो मोटी मैं पॉइंट्स आपको बताते चलूं, जो मुख्य जो पॉइंट्स है। ईडी का जो डायरेक्टर पहले हुआ करता था वो एक आईपीएस ऑफिसर होता था। मैं आपको बताते चलूं, ये डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, यानी कि इसमें पैसा किस बैंक से किस बैंक में ट्रांसफर हुआ, किसने कितना पैसा विदेश से ट्रांसफर कराया अपने इंडियन अकाउंट में, किसी की जो कंपनी थी वो 4 करोड़ की थी, अचानक 400 करोड़ की कैसे होती है, उसने कितने खाते खुलवाए हैं पूरे देश के अंदर, ये जानने के लिए जैसे आप बीकॉम, बीएससी और बीए जैसे 3 अलग अलग विषय पे आप काम करते हैं ना, या पढ़ते हैं हम, उसी तरीके से जो इसका विषय है वो फाइनेंशियल विषय। लेकिन जो इसका निदेशक हुआ करता था, जो इसका जो सुप्रीम होता था, जो इसका विभागाध्यक्ष होता था, वो आईपीएस होता था। अब देखिए, आईपीएस की जो जिम्मेदारी होती है वो है करप्शन को मिटाना और जो है जो हमारे जो खासतौर से जो आरोपी होता है उसको कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कार्रवाई करना। लेकिन जब हम उस बीएससी के आदमी को बीए की टीचिंग आप कैसे करवाएंगे, या आपने अगर जो है अगर आपने आईपीएस आप बने हैं तो आप डॉक्टर की कैसे, आप डॉक्टर की पढ़ाई और डॉक्टर का काम कैसे करेंगे आप। ऐसा ही कुछ ईडी में हो रहा था। यहाँ पे जो ईडी का डायरेक्टर था वो आईपीएस था। जैसे ही यहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है, उन्होंने सबसे पहले शिकंजा कसने के लिए गलत लोगों के ऊपर, आर्थिक रूप से कमजोर जो इस देश को कर रहे हैं, जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, जो तमाम पैसा विदेश से
लाना और ले जाने का काम करते हैं, उन पर कसने के लिए उन्होंने ईडी का जो डायरेक्टर है उसको एक इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के व्यक्ति को बनाया, IRS को बनाया, जिसके पास खुद की उस बात की समझ और सीख थी कि वो कैसे इस डिपार्टमेंट पर अपना असर छोड़ सके और इस पर कार्रवाई कर सके जो गलत लोग थे। मैं आपको बताते चलूं कि 2014 से पहले ईडी जब किसी को रेड करती थी तो आपको पता है कि उसमें रेड के अवसर पे कितना पैसा बरामद होता था? 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, ये बहुत मैक्सिमम मैं बता रहा हूं आपसे। लेकिन जब ईडी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करनी शुरू होती है, तब ईडी की जब रेड होती तो आज के समय पे आपको 200 से 400 करोड़ रुपए तक बरामद होते हैं। और ये तो कैश की बात कर रहा हूं जो बरामद होते हैं, उसके अलावा जो ट्रांजैक्शन और जो आर्थिक जो अपराध किया गया है वो हजारों करोड़ रुपए का होता है। और आज इसी के चलते आंकड़ा मेरे पास वर्तमान में जो दूं वो बढ़ रहा है। बेसिकली मैं आपको 31 मार्च तक का आंकड़ा मैं दूंगा जो कई हजार करोड़ों का था। यानी कि मैं आपसे कह सकता हूं कि 2014 से लेकर 2025 31 मार्च तक ये हजारों करोड़ रुपए की सिर्फ कैश एंट्री और कैश जो बरामदगी हुई है। उसके अलावा जो अगर हम बात करें जो एसेट्स की, प्रॉपर्टीज की ट्रांजैक्शन की, तो वो लाखों करोड़ रुपए का है। तो ये है ईडी का काम जो इस सरकार के नेतृत्व में किया जा रहा है। और मैं आपको बताते चलूं कि इस देश में अब लोग डरते हैं और कांपते हैं। और ये डिपार्टमेंट की स्पेशलाइजेशन वो ये है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या सीबीआई है, उनकी जो सीमाएं हैं बड़ी समुचित हैं, लेकिन ईडी के पास इतनी अथॉरिटीज और राइट्स हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है जिसने कोई अपराध मान ली स्विट्जरलैंड में किया, उसने कोई अपराध लंदन में किया, तो इस डिपार्टमेंट के पास इतने अधिकार हैं कि वो किसी भी देश में जाके वहां की सरकार से बातचीत करके वहां के बैंक में क्या ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आप अभी यूपी में रहती हैं, अगर आपको मान लीजिए आंध्र प्रदेश में जाना पड़ गया या आपको तमिलनाडु जाना पड़ गया तो आपको बहुत दिक्कत होगी क्योंकि वहां की सरकार ही अलग है। तो इसलिए आपका ऐसा व्यक्ति के साथ आपका तालमेल, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि किसी स्टेट, अगर दूसरे राज्य में उसने कोई अपराध किया तो वहां की सरकार, वहां की व्यवस्था के साथ आपको तालमेल बनाना पड़ेगा। ईडी के साथ वही व्यवस्था की गई है कि वो विश्व में किसी भी देश में जाकर के वो सारी जांच कर सकती है और वो सब कुछ मैं आपसे कह सकूं कि वो पूरी तरीके से वो खोद के ले आती है। और उसके पास इतने जबरदस्त इक्विपमेंट्स और इतनी जबरदस्त शक्तियां, और उसके पास इस समय जो हम कह सकते हैं कि टेक्निकली इतने साउंड है ये लोग कि मैं आपको बताते चलूं कि इस देश का 1.5 अरब की जनसंख्या वाला इस देश में अगर किसी ने फाइनेंशियल घोटाला या आर्थिक अपराध किया है तो बख्शा नहीं जाएगा। और वर्तमान में राहुल नवीन, जी हाँ मैं नाम ये दोबारा लेना चाहता हूं, बहुत कम लोगों को इस नाम के बारे में पता होगा। राहुल नवीन जो वर्तमान में निदेशक हैं इस समय ईडी के, जो भी जबरदस्त काम वो इस देश में कर रहे हैं, वो पब्लिसिटी, क्योंकि वो नेता नहीं है इसलिए वो हमारे फोन पर अवेलेबल नहीं है। कल उनकी जो है जब ये कार्यक्रम होता है और उन्होंने इस आंकड़े को रखा तो ये अपने आप में जानकारी है। वो कभी नहीं चाहते कि वो चाहते हैं ईडी के बारे में लोगों को पता चले। और खासतौर से देखिए वो कोई ईडी को एक किताब की भांति नहीं रखना चाहते हैं कि सबको बताते चलें। उनका ये मानना है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हम सरकार के आदेशों पर कर रहे हैं और देश के हित में कर रहे हैं। वी आर फॉर द नेशन, ये उनका मानना है। और अगर देश के लिए जो काम करता है उसको पब्लिसाइज और पब्लिसिटी करने की आवश्यकता नहीं। हम जो काम कर रहे हैं और जो मुझे देख रहा है वो जान रहा है। बाकी मुझे न मीडिया को बताने की आवश्यकता है, न मुझे किसी को जताने की जरूरत है कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो मैं बताते चलूं अंकिता जी आपको, इस देश में बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे विभाग ऐसे थे जिनके बोर्ड लगा रहता था, जिन पर करोड़ों रुपए जिनकी सैलरीज आती थी, लेकिन उनका काम जो था वो आपको मैं बताते चलूं एकदम नाम मात्र था। लेकिन वर्तमान में देश की जो सबसे बेहतरीन एजेंसी और सबसे हम कह सकते हैं कि त्वरित काम करने वाली जो एजेंसी बन चुकी वो ईडी है। और ये सौभाग्य है हम सबका, इस देश का, कि ऐसी संस्थाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जिसके चलते और खासतौर से वर्तमान में जो अधिकारी जो यहाँ तैनात हैं वो देशभक्त हैं, राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं। और इसी के चलते देश में आने वाले समय पर जो आर्थिक अपराध होता था अब लोग उससे कांप रहे हैं, वो करने से काफी डर रहे हैं। और अगर किसी ने कर भी दिया तो फिर वो बचेगा नहीं। और जो उसने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए हैं वो देश के खजाने में वापस आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। अंकिता जी, ब्रजमोहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय वायुसेना उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पर फ्लाई पास्ट कर रही है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि वायुसेना यहाँ पर टेक ऑफ और लैंडिंग अभ्यास भी कर रही है। वहीं युद्ध या फिर राष्ट्रीय आपातकाल के समय वैकल्पिक रनवे के रूप में एक्सप्रेसवे की क्षमता का आकलन करने के लिए यह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी
एयर स्ट्रिप और इस दौरान यहां पर अभ्यास भी किया जा रहा है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर फ्लाई पास्ट किया जा रहा है। AIF टेक ऑफ और लैंडिंग का अभी से अभ्यास कर रही है। गंगा एक्सप्रेस वे पर स्ट्रिप बनाई गई है और इस दौरान यहां का परीक्षण भी लगातार जारी है, अभ्यास का दौर जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर IAF टेक ऑफ और लैंडिंग का लगातार अभ्यास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में विजिनम अंतर्राष्ट्रीय गहन समुद्री बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुलामी से पहले हमारे भारत ने हजारों साल की समृद्धि देखी है। एक समय में ग्लोबल GDP में बड़ा हिस्सा भारत का हुआ करता था। उस समय हमारी समुद्री क्षमता हमें दूसरे देशों से अलग बनाती थी। केरल का इसमें बड़ा योगदान था। साथियों, आज भगवान आदि शंकराचार्य जी की जयंती है। 3 वर्ष पूर्व सितंबर में मुझे उनके जन्मभूमि क्षेत्र में जाने का सौभाग्य मिला था। मुझे खुशी है कि मेरे संसदीय क्षेत्र काशी में विश्वनाथ धाम परिसर में आदि शंकराचार्य जी की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। मुझे उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य जी की दिव्य प्रतिमा के अनावरण का भी सौभाग्य मिला है और आज ही देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के पट खुले हैं। केरला से निकलकर देश के अलग अलग कोनों में मठों की स्थापना करके आदि शंकराचार्य जी ने राष्ट्र की चेतना को जागृत किया। इस पुनीत अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് ഭഗവാൻ ആദി ശങ്കരാചാര്യ ജയന്തിയാണ്. 3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സെപ്റ്റംബറിൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. എൻ്റെ മണ്ഡലമായ കാശിയിൽ വിശ്വനാഥ് ധാമിൽ അതിൻ്റെ പരിസരത്ത് ആദി ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഭവ്യമായ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കേദാരനാഥ് ധാമിലും ആദി ശങ്കരാചാര്യരുടെ ദിവ്യ പ്രതിമ അനാവരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നാണ് ദേവഭൂമിയായ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ കേദാരനാഥ മന്ദിർ തുറക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ മഠങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആദി ശങ്കരാചാര്യർ രാഷ്ട്ര ചൈതന്യം ഉണർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ഈ പവിത്രമായ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ ശിരസ് നമിക്കുന്നു. साथियों, यहां एक और अपनी संभावनाओं के साथ उपस्थित ये विशाल समुद्र है और दूसरी ओर प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य है और इन सब के बीच हम न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये विजिंगम डीप वाटर सी पोर्ट है। मैं केरला के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് അപാരമായ സാധ്യതകളുള്ള വിശാലമായ സമുദ്രം, മറുഭാഗത്ത് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം വാർന്നൊഴുകുന്ന വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ. ഇതിനിടയിൽ ഇന്ന് ന്യൂ ഏജ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ മാതൃകയായി ഈ വിഴിഞ്ഞം ഡീപ്പ് വാട്ടർ സീപോർട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു. ഞാൻ കേരളത്തിലെ ആളുകൾക്കും ദേശവാസികൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. साथियों,
इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीस की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी। यहां दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे। अभी तक भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट भारत के बाहर के पोर्ट पर होता था। इससे देश को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होता आया है। ये परिस्थिति अब बदलने जा रही है। अब देश का पैसा देश के काम आएगा। जो पैसा बाहर जाता था वो केरला और विलिंगम के लोगों के लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। സുഹൃത്തുക്കളെ 8,800 കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിയാണ് ഈ പോർട്ട് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് ഹബ് നിലവിലുള്ള ക്ഷമതയിൽ നിന്നും വരും കാലത്ത് 3 ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കും. അതിലൂടെ ലോകത്തുള്ള വലിയ വലിയ ചരക്ക് കപ്പലുകൾക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനാകും. ഇതുവരെ 75%-ലധികം ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് ഭാരതത്തിന് പുറത്തുള്ള പോർട്ടുകളിലാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. ഇതിലൂടെ രാജ്യത്തിന് വളരെയധികം സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. ഈ കാരണത്തിന് ഈ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഇനി മാറ്റം കൊണ്ടുവരും. ഇനി രാജ്യത്തിന്റെ പൈസ നമുക്ക് തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടും. പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയിരുന്ന പണം विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ, जहां पर वेव्स के दूसरे दिन के आयोजन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि परिवर्तन की प्रक्रिया में एक मजबूत संस्कृति आयाम है और दुनिया आंतरिक रूप से अनिवार्य रूप से विविधतापूर्ण और अतीत में उपनिवेशवाद और बड़ी शक्ति के प्रभुत्व दोनों द्वारा बहुलवाद को दबा दिया है। पूर्वाग्रह को कम करना और सामग्री का लोकतंत्रीकरण करना और इसकी नैतिकता को प्राथमिकता देना, ये सभी उभरते हुए विमर्श का हिस्सा है। इस दौरान ग्लोबल मीडिया डायलॉग में शामिल होने आए 25 देशों के मंत्रियों ने एक साथ में मंच साझा किया। My friends, it's a privilege for India to convene the first ever World Audio Visual Entertainment Summit, WAVES, and initiate the global media dialogue on this fabulous world of creativity. Friends, we meet at an inflection point. Technologies are reshaping how we tell stories, how we create content, and how content is consumed. Globally, the media and entertainment industry is valued around $3 trillion US dollars. But its true value goes far beyond the numbers. The true value lies in the empathy that it creates, in the ideas that it conveys, and in the future that it helps us imagine. Today we invite you to help widen this bridge into an expressway of ideas. We can clearly see 3 anchors for our dialogue: creativity, culture, and collaboration. First, creativity. Creativity transforms imagination into shared experience. As a government, we must provide a fair chance for everyone to showcase their story to the world. We must incentivize local content promotion and enforce IP rights in a proper framework, among other things that we need to do in creativity. Second, culture. Culture inspires creativity and it connects people across borders. We must support policies that preserve and promote all cultural forms. Focus is shifting towards... We have a microcosm of the global community at WAVES. Content creators, policymakers, actors, writers,
producers, visual artists, and others. And the lively conversations and the intense networking that we seek to promote are supplemented by exhibitions, innovation pavilions, creativity bazaars, and technology kiosks. This conversation at the beginning of day 2, however, holds a special significance because we are discussing as policymakers the contours of the emerging environment. So allow me on this occasion to make 5 points for your collective consideration. 1, we all speak of a world under transformation. It is vital to recognize that the process of change actually has a strong cultural dimension. The truth is that the world is essentially, intrinsically and essentially diverse, and that pluralism has been suppressed in the past by both colonialism and big power dominance. As we seek now to democratize the international system, it is not enough to just assert political and economic independence. It is equally essential that we give voice to our traditions, to our heritage, to ideas, to practices, and to our creativity. There are many voices, many experiences, and many truths that make up our world. Each one has a right to express itself and must be facilitated to do so. 2, that is best done by harnessing more effectively the power of technology. In its application and evolution, we must be guided by the belief that modernity is not a rejection of the past, but a constant quest built on human achievements. For that reason, technology and tradition must go hand in hand. In many ways, technology can strengthen awareness of our vast heritage and deepen consciousness about it, especially for younger generations. We also bear in mind that innovation is key to the leapfrogging that will create a developed India by 2047, what we call Viksit Bharat. 3, as the world comes closer, we can contemplate both a global workplace and a global workforce. Both digital connectivity and physical logistics make this a growing reality. But we need accompanying shifts in mindsets, frameworks, policies, and practices. Remember, neither talent nor tasking will be stationary. Smoother mobility can certainly contribute to stronger creativity. 4, every era has its own mode of communication, of storytelling, of entertainment, and of its pastimes. We have seen it evolve from the oral and the written to the visual and the digital. Today, there is a surfeit of information, and the challenge is actually how to get attention. This challenge is what will make ours an age of creative comms, of creative sports, of creative collaboration. And it is particularly important that young talent is made ready for it, including through skills diffusion. And finally, 5, we all sense, we all know that the era of AI holds possibilities beyond imagination. Never before have we visualized such deep changes across such vast domains. Never before can we combine innovations from such diverse fields so effectively. Our very sense of फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।